2020 के सियासी संकट मामले में क्लोजर रिपोर्ट मंजूर। पायलट भरत मालानी और अशोक सिंह को क्लीन चिट। ऑनरेबल हाईकोर्ट में हमने उसके लिए एफआईआर क्वेश्चन लगाई थी प्रदूषण में। उसके अंदर फैक्चुअल रिपोर्ट अभी आई है जिसके अंदर लैक ऑफ एविडेंस पे एसीबी ने जुर्म नहीं माना। जांच में खरीद फरोख्त के आरोप साबित नहीं। 10 जुलाई 2020 को भरत मालानी और अशोक सिंह हुए थे गिरफ्तार। बीजेपी ने कहा 2020 में सत्ता को बचाने के लिए किए गए थे झूठे केस। न्यायालय ने जो है निर्णय सुनाया है और ऐसे कई सारे निर्णय हुए हैं। अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए किस तरह से लोग निर्णय करते हैं, ये लोगों के संज्ञान में लाना चाहिए। दुनिया जानती है कि किस प्रकार से खेमाबंदी करते हुए एक दूसरे के विधायकों को अपने पक्ष में लेने के लिए प्रयत्नशील रहे। सरकार गिराने की साजिश फर्जी। नमस्कार, राजस्थान आपके पसंदीदा डिबेट शो 5 के प्रहार में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आज बात करेंगे सरकार गिराने की साजिश क्या फर्जी थी। राजस्थान की राजनीति में 2020 में मचे सियासी घमासान का एक अध्याय खत्म हो गया और दूसरा आरोप प्रत्यारोपों का शुरू हो गया। 2020 के चर्चित एमएलए खरीद फरोख्त केस में आरोपी अशोक सिंह और भरत मालानी को राहत मिली है। अदालत ने एसीबी की तरफ से पेश की गई एफआईआर को रिकॉर्ड पर लिया और दोनों की याचिकाओं को निस्तारित कर दिया। जस्टिस आशुतोष कुमार ने आदेश दिया, कहा कि जब एसीबी ने ही एफआईआर दाखिल कर दी है तो याचिकाओं पर आगे सुनवाई निरर्थक होगी। इसी मामले को लेकर एसीबी ने निचले कोर्ट में एफआईआर पेश की। कोर्ट ने एसीबी की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया जिसमें कहा गया कि इन आरोपों के समर्थन में कोई ठोस सबूत नहीं मिला। आज इसी को चर्चा करेंगे और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर हमारे साथ खास पैनल मौजूद है। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं आप सभी का, और ये बड़ा गंभीर मुद्दा है। शैलेंद्र गुर्जर हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। हमारे साथ डॉक्टर वरुण पुरोहित है, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। और एके जैन हमारे साथ हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता। योगेंद्र जोशी हमारे साथ हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी। आप सभी का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले एके जैन साहब आपसे कि आखिरकार क्या माना जाए, जो कोर्ट ने जिस तरह का आदेश दिया है इसके मायने क्या हैं? क्या माना जाए कि क्या सरकार गिराने की थ्योरी ये साजिश फर्जी थी? देखिए, कोर्ट ने, माननीय उच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया है, माननीय उच्च न्यायालय ने किसी भी मेरिट पर, केस की मेरिट पर कोई फाइंडिंग नहीं दी। माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष 2020 में अशोक सिंह और भरत मालानी ने अपने विरुद्ध दर्ज एफआईआर को रद्द कराने की याचिका प्रस्तुत की थी जो अब तक लंबित है। इस बीच एसीबी ने अपने अनुसंधान में ही मामले को सही नहीं मानते हुए अंतिम प्रतिवेदन या फाइनल रिपोर्ट कोर्ट के अंदर प्रस्तुत कर दी। जब ऐसे मामलों में उच्च न्यायालय में जब 482 की एप्लीकेशंस फॉर द क्वेशिंग ऑफ एफआईआर पेंडिंग होती हैं और अगर पुलिस के द्वारा ही उसमें क्लोजर रिपोर्ट लगा दी जाती है तो उच्च न्यायालय ये मानता है कि अब इस मामले में कोई सार नहीं रह गया है, क्योंकि जिस एफआईआर को वो रद्द करवाने के लिए आए थे उसे अंतिम प्रतिवेदन लगा दिया गया है, तो कोर्ट ऐसे मामलों को डिस्पोज कर देती है और ये जो विचारण न्यायालय है उनके विवेक पर छोड़ती है कि वो इस मामले में क्या कार्रवाई करें, या वहां जाकर अगर कोई परिवादी अपनी प्रोटेस्ट पिटीशन लगाना चाहता है तो प्रोटेस्ट पिटीशन लगाए। इस मामले में चूंकि कोई परिवादी नहीं था, पुलिस अधिकारी स्वयं ही परिवादी थे, इसलिए ऐसा लगता है कि कोई भी व्यक्ति प्रोटेस्ट पिटीशन लगाने के लिए नहीं गया और माननीय विचारण न्यायालय ने भी, या जो एसीबी कोर्ट ने भी, उसने भी अंतिम प्रतिवेदन को स्वीकार कर लिया। तो ऐसी परिस्थिति में ये मैटर क्लोज हो गया है। परंतु हाई कोर्ट ने कोई ऑब्जर्वेशन इस मामले में नहीं दी है और जो भी फाइंडिंग्स है वो पुलिस की हैं और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की है, जिसे मंजूर किया है एसीबी कोर्ट ने, क्योंकि वहां किसी तरह का विरोध पेश नहीं हुआ था। इससे ज्यादा, क्योंकि उच्च न्यायालय ने कोई आदेश पारित कर दिया, वो स्थिति नहीं है। जो भी आदेश पारित किया है वो एसीबी कोर्ट ने पारित किया है और उसने एफआईआर को सही मानते हुए स्वीकार कर लिया है। उच्च न्यायालय ने उसी पर मोहर लगा दी। जैन साहब आप भी करें। निश्चित एसीबी कोर्ट ने मोहर लगा दी है, यहाँ तक बिल्कुल बात सही जी। एक और बात मैं जानना चाहता हूं कि आपने जांच एजेंसी की बात कही, तो जांच एजेंसी ने तो साफ कहा कि किसी तरह के कोई ठोस सबूत उन्हें मिले नहीं।
देखिए, अंतिम प्रतिवेदन तभी लगाया जाता है जबकि या तो मामला कोई सिविल नेचर का डिस्प्यूट हो और उसे आपराधिक रंग दे दिया गया हो, या किसी मामले में जब प्रोसिक्यूशन को सबूत या ठोस सबूत नहीं मिलते हैं। इस मामले में कोई सबूत, अदम वकू जिसे कहते हैं कि अदम सबूत, दो तरीके के मामले थे। पर्याप्त सबूत नहीं होने के कारण अंतिम प्रतिवेदन उन्होंने लगाया है। इसका मतलब ऐसा लगता है कि जो अपराध साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत एसीबी नहीं जुटा पाई, इसलिए उन्होंने अंतिम प्रतिवेदन इसमें लगाया। जोशी साहब, इसका मतलब आपके तरीके से, आपके नज़रिए से क्या है? पुलिस की जांच रिपोर्ट और उसमें ये कहा गया कि उनके पास इस तरह के कोई सबूत नहीं मिले। देखिए हेमंत जी, मुझे कई बार लगता है कि हमारे देश में जो ये प्रजातंत्र है जिसकी हम दुहाई देते हैं, और संविधान कानून, देश इससे चलता है, लेकिन देश इससे नहीं चलता। देश चलता है राजनीतिक पार्टियों की इच्छा शक्ति से। जब उस समय जो आवश्यकता थी उसके हिसाब से ये मुकदमे दर्ज हुए हैं। किन किन लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं ये आपको जानकारी में 1 से लेकर 3 मुकदमे दर्ज किए एसओजी ने। जब एसओजी के दफा 124 ए और 120 बी में नहीं बनी कि इसमें गिरफ्तार नहीं कर सकते, ये बहुत बड़ी धारा है, तो इन्होंने एंटी करप्शन ब्यूरो को दे दिया एसओजी ने। और इस प्रकार से जिन लोगों के खिलाफ आरोप प्रमाणित पाए जाने के प्रयास किए जा रहे थे उन सब में एफआईआर लगा दी, और एफआईआर लगाने के बाद माननीय उच्च न्यायालय ने कह दिया। मेरा निवेदन यह है हेमंत जी कि जब तक एफआईआर क्वेश नहीं होती हाई कोर्ट से तब तक इसका कोई मायना नहीं है। एफआईआर क्वेश होनी चाहिए। एफआईआर लग जाती है, कई मुकदमों में लग जाती है, 40-40 साल बाद वो वापस जिंदा हो जाते हैं मुकदमे। ऐसा कुछ नहीं है। अगर अभी कह दिया कि साक्ष्य के अभाव में एफआईआर लगा दी गई तो साक्ष्य तो कभी भी पैदा हो जाएंगे। साक्ष्यों का क्या है? और आप देखिए कि जिस तरह की उस समय का माहौल था, मैं समझता हूं साहब, मुझे ध्यान आता है कि आप देखिए कि किस किस के लिए क्या क्या बोला करते थे लोग। कोई नेता कह रहा है मैं क्या बैंगन बेचने आया, तुम क्या यहाँ, और कोई कह रहा है नकारा निकम्मा है, कोई क्या कह रहा है। और बताओ, जिसका कोई लेना देना नहीं उनको जेल में ठूंस दिया अंदर। अब जब बैठा नहीं मामला, जब साक्ष्य और एविडेंस नहीं बैठे, तो इन्होंने जन प्रतिनिधित्व कानून अधिनियम 1950 टिका करके एसीबी में भेज दिया। आप बताइए, क्या हमारे राज्य के, क्या पूरे देश के जो पुलिस के अधिकारी हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, क्या इस प्रकार की चीजें उनको करना चाहिए? मैं उस समय भी कहता था कि हमारे देश के या हमारे राज्य के ऐसे पुलिस अफसर पहले तो हमने नहीं देखे जो आंख मीच करके उस राजनीतिक प्रतिद्वंदिता को ठिकाने लगाने के लिए, उसको सही दिशा पहुंचाने के लिए पीछे लग जाते हैं। आप देखिए, ये यहाँ दिल्ली रोड के ऊपर पूरा ट्रैफिक जाम कर दिया, डिवाइडर लगा दिए जैसलमेर में। बताओ क्या हो रहा है ये? और ये जब तक होता रहेगा, मैं तो ये कहता हूं माननीय न्यायालय से कि इनकी खिंचाई करे। एफआईआर स्वीकृत कर ली और ये टालम टोल करने से नहीं काम चलता है। मैं जैन साहब से निवेदन करता हूं कि वहां अपनी तरफ से पीआईएल लगा करके इनकी खिंचाई कराए कि जिन अधिकारियों ने उनको बंद कराया, जिस मुख्य सचेतक ने एफआईआर दर्ज करवाई, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए। ये थोड़ी के साक्ष्य में ये राजनीतिक द्वेषता का मामला है, आपसी का। तो इसके अंदर मैं समझता हूं एक्शन जरूर होना चाहिए, और मेरे जैसा अधिकारी हो तो इनको एक को नहीं छोड़े। क्यों, ये कोई बात थोड़ी होती है कि हर किसी को अंदर बंद कर दिया आपकी राजनीतिक पार्टी चलाने के लिए। जैन साहब, ये जोखिम लेंगे क्या? जैन साहब, अगर किसी व्यक्ति को पीड़ा हुई है या किसी व्यक्ति को अवैध रूप से अभिरक्षा में रखा गया है, तो उसके पास ये रास्ता खुला हुआ है कि वो कोर्ट के अंदर आके रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के लिए या तो याचिका दायर करे, या मानहानि के लिए जितने भी अधिकारी हैं और सरकार उनके विरुद्ध याचिका दायर करे, वाद दायर करे। और ये भरत मालानी और अशोक सिंह जो लंबे समय तक अंदर रहे, ये उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो ये समझते हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ है, उनको जबरदस्ती अभिरक्षा में रखा गया, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं थे, उसके बाद भी पुलिस अधिकारियों ने राजनीतिक आकाओं के कहने में आकर उनके साथ ये किया, तो वो सामने आए, आकर कोर्ट में केस फाइल करें, हाई कोर्ट में रिट फाइल करें। और क्योंकि पहले भी इस तरह के मामले हुए, डिफेमेशन के मामलों में, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के मामले में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कठोर
न केवल जुर्माना लगाया बल्कि लोगों पर कार्रवाई भी की है। जी। तो ऐसी परिस्थिति में अगर वो लंबे समय तक रहे तो उनको सामने आकर जो अगर ये पीड़ित है कम कार्रवाई से कम उन्हें आप कह रहे हैं कि उनको फैसले पे सामने क्या हो आना सकता चाहिए। है? जैमिनी साहब, आप इसे कैसे देख रहे हैं? मैच हाँ जी, जोशी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जोशी साहब। हेमंत जी, हाँ। मेरा कहना यह है कि वो जाएं या न जाएं, लेकिन उन्होंने जो एफआईआर पेश की एप्लीकेशन हाई कोर्ट में लगाई थी, उनके ऊपर निर्णय नहीं किया। उनके ऊपर निर्णय करना चाहिए था। ये एफआईआर दोनों या तीनों जितनी भी हैं, ये क्वेश होनी चाहिए। अगर क्वेश नहीं होती है तो ये जिंदगी भर जिंदा रहेगी। जराइम रजिस्टर में ये अपराध इनके ऊपर लिखा हुआ रहेगा कि ये अपराधी थे इसके और अंदर। आप कह रहे हैं कि इसके बावजूद ये कभी भी रीओपन हो सकती हैं? बिल्कुल रीओपन हो सकते हैं, वापस अंदर बंद हो सकते हैं, कोई नई बात नहीं है। फिर दोबारा दूसरी सरकार आ जाने दो, वो छिपा देगी अंदर इनको ठीक है। वापस। जैमिनी साहब, आप इसे कैसे देख रहे हैं? और एक राजस्थानी में कहावत है कि लाई लागी तो भी को काहीं थोड़ो है, बस ज्यादा लगी कम लगी, जो कला है वो तो सामने आई। इसका नतीजा है क्या ये? देखिए हेमंत जी, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की राजनीति में ये फैब्रिकेटेड कॉन्स्पिरेसी का सबसे बड़ा मामला है कि अपनी चाह और चिंता के चक्कर में और नफरत की आग में किसी को किस तरीके से झुलसाया जा सकता है, ये सत्ता के जादूगर ने स्थापित करके दिखाया। किस अंदाज में उन्होंने सचिन पायलट को निपटाया कि 25 सीटें हार गई, उनका बेटा हार गया और दिल्ली में कहीं सरकार नहीं चली जाए। जिस व्यक्ति ने 1998 से आज 2025 27 साल में 15 साल मुख्यमंत्री रहा और कभी उसे चुनौती नहीं मिली, लेकिन सचिन पायलट ने उन्हें परेशान किया, तो किस अंदाज में निपटाया जिसने 21 से 99 का सफर तय कराया। किस तरीके से उसे यह साबित कर दिया कि वो दूसरों की गोद में खेल रहा है। किस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान, अमित शाह, सचिन पायलट, तमाम लोगों पर आरोप लगाए गए। किस तरीके से 3 एमएलए बुलाए गए। किस तरीके से लिए भाषणों में कहा गया। अब तो अशोक गहलोत को चाहिए, हर छोटी चीज पे ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन 24 घंटे से कोई ट्वीट नहीं आ रहा। यह भी ट्वीट करना चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, जिस रमीला खड़िया के लिए भाषण दिया था उन्होंने, ये नहीं बिकी मेरी निर्दलीय विधायक, उसका भी खुलासा करना चाहिए, क्योंकि ये जो क्लोजर रिपोर्ट है उसमें कहा गया कि रमीला खड़िया का ऐसा कोई मामला था ही नहीं। और जो एक और डेमोक्रेसी की रहा है कि जो अधिकारी है, चाहे एसीबी के हेड हो, चाहे एसओजी के हेड हो, उन्होंने उस समय ये अपराध किया तो उन पर मुकदमा होना चाहिए। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि ऊपर वाले के घर देर अंधेर नहीं है। जिस मुख्य सचेतक ने एसीबी में झूठी एफआईआर दर्ज कराई थी, आज वो खुद जेल में है। तो ऊपर वाला जो सचिन पायलट बार बार कहते हैं कि मुझे नीली छतरी वाले पर बहुत यकीन है, वो फैसला करेगा, और शायद फैसला हो गया। और जिस अंदाज में अब आला कमान उनसे दूर किए हुए हैं, दूरियां की बनाई रखी अशोक गहलोत से। पिछली बार वो संगठन महामंत्री थे, लेकिन अब कुछ नहीं है, 20 महीने से परेशान है। तमाम चीजें हैं, उन्हें पहले अंदेशा हो गया था कि फैसला कुछ उल्टा आएगा। शायद आपको याद होगा, एक दौर था कि जगन्नाथ पहाड़िया को किस तरीके से सीएम हटाया गया था, किस तरीके से इंदिरा गांधी के फिजिशियन माथुर साहब ने कहा शिवचरण माथुर को कि आप कल सीएम बन जाओगे, आप जाओ, किसी को कहना मत। पीसीसी में और हट गए थे और शिवचरण माथुर सीएम बन गए थे। यहां अजय माकन और अजय खड़गे आए और शांति धारीवाल कह रहे थे अशोक गहलोत का मतलब ही कांग्रेस है। और सोनिया गांधी जो पुरानी छवि में जी रही थी, उसको झटका लगा कि किस तरीके से जलील होकर उनके लोगों को घर लौटना पड़ा। तो कुल मिलाकर ये कांग्रेस की राजनीति में जो अशोक गहलोत ने, मुझे कहता है, नफरत की आग में अपने हाथ भी जलाए और सचिन पायलट का कैरियर जलाने की कोशिश की। हालांकि मेवाड़ में उन्होंने अपना जन्मदिन मनाकर एक शक्ति प्रदर्शन किया, जहां 5 के 5 एमपी बीजेपी के हैं, जहां 35 में से 5 भी एमएलए नहीं है, महेंद्रजीत मालवीय थे, वो भी बीजेपी में आ गए। वहां अपना बर्थडे में जो जोश खरोश दिखाया, मुझे लगता है सांवलिया सेठ की मेहरबानी हो गई और ये फैसला आ गया। तो सचिन पायलट पर सांवलिया सेठ की मेहरबानी हो गई। इस जन्मदिन के बाद इस एफआर से बहुत कुछ माहौल चेंज हुआ और वो आज एआईसीसी में बड़े पद पर है, सचिन पायलट नहीं है। तो जो कल राजेंद्र राठौड़ ने कहा था कि वक्त एक जैसा नहीं रहता, वक्त कभी मुझे कह रहा था कि मैं नेता प्रतिपक्ष हूं, मुख्यमंत्री बनूंगा, लेकिन नहीं बना। तो लोग क्या क्या बयान करते हैं। आज अशोक गहलोत के लिए भी, सत्ता के जादूगर के लिए भी कह रहे हैं कि उन्होंने बड़े बड़ों को ठिकाने लगाया, लेकिन एक बच्चा, जो छोटा सा बच्चा था सचिन पायलट, जिसलिए वसुंधरा राजे ने भी कहा था कि नौसिखिया बच्चा क्या करेगा, उनको सत्ता से हटाया और अशोक गहलोत को 27 साल में पहली बार आम जनता के सामने जलील करके दिखाया। ये क्लोजर रिपोर्ट ये कहती है और राजनीतिक भविष्य कुछ और पटकथा की ओर संकेत देता है। ठीक है सर। डॉक्टर वरुण पुरोहित साहब भी हमारे साथ हैं, वैसे कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आज हमारे साथ में हैं। वरुण जी,
जैसे जयविनी साहब अभी कह रहे थे कि ये सत्ता के लालच में अपने खुद के आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पूरा का पूरा षड्यंत्र रचा गया, वो सब साफ हो गया। देखिए हेमंत जी, बढ़िया बात अभी योगेंद्र जोशी जी ने कही, एक के जैन साहब ने भी इंटरप्रिटेशन किया कोर्ट के जजमेंट का। ये एक मुद्दा है पॉलिटिकल करप्शन का, इसके कोई एविडेंसेस नहीं होते, सबको पता है, सर्वविदित है। 1 महीने तक मानेसर पड़े रहे विधायक और राजस्थान के एमएलए रिजॉर्ट में पड़े रहे, तो इसमें क्या, इसका क्या एविडेंस होगा? सब पड़े रहे थे एमएलए, आधे उधर, कुछ उधर पड़े, कुछ उधर पड़े। सरकार गिराने की साजिश तो थी, पर जब तक एविडेंस को ब्यूरोक्रेसी के हाथ में होता है तो एविडेंस उन्होंने पेश नहीं किए। और पॉलिटिकल करप्शन के एविडेंस होते भी नहीं है। टिकट से लेकर के आप कितनी भी राजनीति करो, सबको पता है यहाँ बैठे हैं जो कि पैसे बगैर कुछ भी नहीं होता है, तो उसका क्या कर, उस करप्शन का क्या एविडेंस आएगा? आपने ये भी देखा कि साहब महाराष्ट्र से गुजरात होकर के आसाम तक जाकर के सरकारें बदली गई, तो करप्शन, पॉलिटिकल करप्शन देश में, इसका एक बहुत अच्छी बात अभी जोशी जी ने भी कही थी, एक जैन साहब ने भी कही कि वो जब तक पॉलिटिकल विल नहीं होगी ये चीजें सुधरेंगी नहीं। और हम इस क्लीन चिट कोर्ट दे देगा क्योंकि एविडेंस नहीं होगा, तो कोर्ट में आप जो पेश करोगे, कोर्ट को आगे खुद थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करता है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो एविडेंस पेश करेगी उस आधार पे अपना इंटरप्रिटेशन डिसीजन देता है। वही इसी कारण से जो संसद में भी बिल आया गया कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री 30 दिन तक बंद कर दिए जाएंगे, तो उसका विरोध इसीलिए हुआ कि इन्वेस्टिगेटिंग जो अथॉरिटी है वो तो एग्जीक्यूटिव है, तो अगर जुडिशियल प्रोब हो तो अलग बात है, एग्जीक्यूटिव प्रोब हो तो अलग बात है। तो एग्जीक्यूटिव प्रोब थी, ये पॉलिटिकल नेताओं के हाथ में होती है, जो सरकार होती है उस हिसाब से चलाती। मैं कह रहा हूँ जो हॉर्स ट्रेडिंग तो पुराना शब्द हो गया, अब तो ये पॉलिटिकल लिबरलाइजेशन हो गया, इसको आप राजनीतिक उदारीकरण कहिए। जो सत्ता में वो उसका कंट्रोल है तो सरकार गिराना, तो बोले गिराई नहीं है, गिराई नहीं है, और अगर जो दूसरी अपोजिशन में तो उसकी बात को कुछ भी कह देना, ऐसा नहीं है। और अपन सचिन पायलट को क्लीन चिट दे दें, हाईकोर्ट में एविडेंस नहीं तो खारिज हो गया मामला, लेकिन आप उसको क्लीन चिट कैसे दे सकते हो? सरकार तो गिराने की साजिश हुई थी, क्यों गए थे फिर 1 महीने तक मानेसर पड़े थे, विधायक भाग रहे थे, कूद रहे थे? ये सब चीजें सबको पता है, उसका दौर था, स्टेटों में सब जगह सरकारें गिराई जा रही थी। तो कुल मिला के पॉलिटिकल करप्शन जो है उसका कोई एविडेंस होता नहीं है। हाँ, समय काल परिस्थिति के अनुसार नेता लोग अपने निर्णय लेते हैं। अब हम अशोक गहलोत की बुराई करते हैं या सचिन पायलट के लिए कुछ कह दें, ये मैं नहीं समझता उचित है। हाँ, ये जरूर है कि राजस्थान के अंदर ये दोनों की तलखी कभी बंद होने वाली नहीं है। और ये तलखी क्यों हो रही है? ये जो आला कमान, जो सेंट्रल सिस्टम है कांग्रेस पार्टी का, वो बड़ा वीक है। अगर आप इन दोनों को ही बाहर कर दो तो डोटासरा जूली बहुत अच्छा चला रहे कांग्रेस पार्टी को। नयों को मौका देना चाहिए। नयों को मौका देने का ये मतलब नहीं है कि आप यंग हो या बाहर से आ गए या आप फ्लाई करके आ गए तो आपको मौका दिया जाए। जिन्होंने पार्टी के लिए, जो अशोक गहलोत का एक शब्द बड़ा अच्छा था, बाद में उन्होंने क्या साजिश नहीं रची है तो जयमिनी साहब को ज्यादा पता है, मुझे नहीं पता है। लेकिन ये जरूर है कि रगड़ाई करे बिगर जो आते हैं, चाहे हीरो हीरोइन हो, चाहे दूसरे नेताओं के पुत्र पुत्रियां हो, तो वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, राजनीतिक व्यवस्था के लिए कोई बहुत ज्यादा फ्रूटफुल नहीं होते। लेकिन वरुण जी, ये केस दर्ज होने से पहले मानेसर गए थे या बाद में गए थे, ये भी बता दीजिए। आपको पता ही है ना, मैं क्या बता दूं, केस दर्ज पहले हुआ बाद में हुआ उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। मानेसर गए हैं, सबको पता है, 1 महीने वहां पड़े रहे हैं, भाग रहे थे सबके पॉलिटिकल, आपके चैनलों ने तो दिखाया, मैंने तो दिखाया नहीं, पेपर्स ने छापा है। चाह रहे हैं इस पर जयमिनी साहब बोलिए जल्दी से। हेमंत जी, अशोक गहलोत 1998 में आए थे और किन किन की रगड़ाई बिना रगड़ाई के बने थे वो किसी को पता नहीं कि परशुराम मदेरणा का क्या हुआ था, सचिन सीपी जोशी का क्या हुआ था। तो आप करे तो रासलीला और करे तो करेक्टर ढीला, ऐसा नहीं चलता ना पॉलिटिकल में। तो मैंने वही तो कहा ना, मैं तो सभी को लिया है। आप तो खाली अशोक गहलोत को क्रिटिसाइज करना चाह रहे हो, अधिकारियों को यूज किया, पायलट करना चाह रहे हो, मैं नहीं करना चाह रहा किसी। जिन्होंने मदद की अधिकारियों को नवाजा, पॉलिटिकल सिस्टम, किसी को आरपीएससी चेयरमैन बनाया, पॉलिटिकल किसी को सिस्टम, सूचना राजनीतिक आयुक्त बनाया। इसमें नुस्खे नहीं चलते, सवालिया निशान है। जब जो आप अशोक कोई गहलोत राजनीतिक व्यवस्था का प्रश्न उठाते हो और जिन्होंने राजनीति का एक बात नहीं की जा सकती है। अब अशोक गहलोत ने किया तो गजेंद्र सिंह शेखावत, सीधा ही है, लोकेश शर्मा, रगड़ाई करके है, लोकेश शर्मा का जो बयान है, रगड़ाई है, लोकेश शर्मा का जो बयान है, रगड़ाई किसकी हुई है? जो 13 से 99 में लाया, जो 5 साल लाठियां खाई और जब भी जनता उससे दूर नहीं हुई। आप मुझे मत बताओ, आपका अपना एनालिसिस है, मेरा अपना। लोकेश मेरे यहाँ गार्डन में बैठा रहता था एक जमाने में, NSY में, सोडाला थाने में, ये हो गया भाई साहब, ये करो, वो चीजें नहीं हो। तो अशोक गहलोत की चॉइस गलत है, क्यों बनाया ऐसे ओएसडी जो विश्वसनीय नहीं। ये तो मैं, आप तो खाली एक पक्ष की बात करो, मैं तो दोनों की कह रहा हूँ। अशोक गहलोत जी को भी अपनी एक राजनीतिक, आप जो कह रहे हो इतने साल से हैं सूझबूझ, आप कभी देखना उनको जिलाध्यक्ष 1978 में किसने बनाया, किसके दस्तखत हैं, आपको पता लगेगा, मेरे पिताजी के दस्तखत हैं उस पर। लेकिन वो आप जो कह रहे हो सही बात है, मैं वैभव गहलोत को भी बोला हूँ, सचिन पायलट, सभी के लिए बोल रहा हूँ। नेता को पुत्र पुत्रियां हैं, बिगर रगड़ाई के आते हैं। हीरो हीरोइन भी कह रहा हूँ मैं, तो क्रिकेट के खिलाड़ी कह रहा हूँ, आगे सांसद बन गए, फिर फ्लाई करके भग गए,
ऐसे थोड़ी कोई चलता है। जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें अगर 5 साल तो तक आप विधायक ये कह रहे हैं वरुण जी कि सचिन पायलट जी, जो है जी। बिना रगड़ाई के आए और सीधे उतर करके आगे और बन गए। नहीं, जब भी तो उनके अंदर एस्पायरेशन आ गया मैं सीएम बन जाऊं, मैं जैसे शशि थरूर की बात थी, मैंने कई बार बात की डायरेक्ट मैं कांग्रेस का अध्यक्ष बन जाऊं, मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, मैं क्यों बन जाऊं? आप ब्लॉक में वो अध्यक्ष बन अजमेर के से काम क्यों नहीं सांसद कर रह सकते? लिए थे, एमएलए रह लिए थे। अरे तो रह लिए तो क्या हो गया? डायरेक्ट आगे ना, आप बन गए क्या एमएलए विधायक? आपको दे देगा टिकट कोई? केंद्रीय मंत्री रह लिए थे वो। दे दिया ना। अरे केंद्रीय ख्वाहिश मंत्री तो कैसे बाद में बने थे? हुई। तो अरे वही तो बताओ कैसे बने थे? राजेश बने पायलट तो के बेटे एमपी थे बने इसलिए जब बने बने थे, थे आप ना। तो नहीं बने। आप तो नहीं बने ना। इतने साल हो गए आपको पत्रकारिता, तो मैं तो देख रहा हूँ आपको कितने साल हो गए, आपको तो नहीं मिला कुछ, और नेताओं को तो नहीं मिला। राजेश पायलट का बेटा था इसलिए 25-26 साल में सांसद का टिकट दे दिया, केंद्रीय मंत्री बना लिया। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कोई भी बेटा बेटी हो 10 साल ब्लॉक में काम करिए, पोलिंग बूथ पे काम करिए। वो करते नहीं। अशोक गहलोत के बेटे के लिए भी कहा, आप तो नहीं कह सकते, मैं तो दोनों के लिए कह रहा हूँ। आपको तो एक पक्ष रखना है, मुझे तो रखना नहीं किसी का। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कोई भी पूरी राजनीतिक व्यवस्था, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी यही कह रहा हूँ, कोई भी पार्टी के अंदर सीधे आ जाते हैं तो उनके एक अंदर एक अहम किसी प्रकार की भावना क्रिएट हो जाती है कि मैं राजा हूं। बस उसीलिए सब हो रहा है देश के अंदर। राजनीतिक व्यवस्था के लिए खतरनाक है देश में। मैंने ये कहा आपको। वरुण जी ये भी तो जी, कहा जाता है कि अशोक गहलोत, आपको लगता है कि अशोक गहलोत पूरी प्रक्रिया के बाद आकर के बने और उन्होंने किसी का हक नहीं किया? क्योंकि देखिए मदेरणा परिवार ये आरोप लगाता रहा है राजस्थान में, और कई और नेताओं के भी अलग अलग उदाहरण है प्रदेश में जो आप अच्छे से जानते हैं सर। मैं जानता हूं बचपन से अशोक गहलोत को, मैंने आपको बताया ना। अशोक गहलोत तो देखो रगड़ाई करके है, एनएसयूआई सारे संगठन से होते हुए हैं, वो बेटे ने नहीं करी रगड़ाई, इसलिए हार रहा है ना चुनाव। अशोक गहलोत का लंबा राजनीतिक जीवन हो गया ना, इसलिए जितने नेता थे, परशुराम मदेरणा जी ठीक है का सर, लंबा मैं जीवन आ था, रहा हूं आपने आपके उनका साथ। उदाहरण शैलेंद्र गुर्जर जी, शैलेंद्र हुआ? गुर्जर जी, वरुण जी कह रहे हैं कि पॉलिटिकल करप्शन के एविडेंस नहीं होते हैं, तो इस लिहाज से तो मान लिया जाए। हेमंत जी देखिए, आज जो राजस्थान उच्च न्यायालय का निर्णय आया है उसने कांग्रेस पार्टी की गहलोत सरकार का पर्दाफाश और जो साजिश उन्होंने की थी कि किस तरह से जो उनके अंदरूनी लड़ाई चल रही थी, खींचतान चल रही थी, किस तरह से सत्ता पे बने रहने के लिए उन्होंने षड्यंत्र रचे और किस तरह से झूठे मुकदमे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं पर लगाए। ये देखिए आप, जो भरत मालानी जी हैं और अशोक सिंह जी हैं, उन पर मुकदमे लगाए गए और किस तरह से एसओजी एसीबी का दुरुपयोग किया गया और सिर्फ अपनी सत्ता को बचाने के लिए। वो भाजपा के कार्यकर्ता हैं अशोक सिंह और भाजपा से भरत जुड़े मालानी, हुए हैं, विचार से जुड़े हुए हैं। तो नहीं आप देखिए, बिल्कुल आप देखिए, तो उन्होंने हमेशा जी नहीं, आप एक बार बताइए, अशोक सिंह और भरत मालानी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं? बिल्कुल ही वसुंधरा राजे से जुड़े हुए हैं, वसुंधरा राजे तो जी फिर हैं, बीजेपी में मेरा सवाल यहाँ पर है, तो फिर अगर कार्यकर्ताओं पर जिनको जेल में डाला गया उनके खिलाफ सरकार ने क्या किया ये बताइए। अब तो आपकी सरकार है, आपके कार्यकर्ताओं को झूठा जेल में डाला गया, उन लोगों के खिलाफ आपने क्या एक्शन लिया? बिल्कुल निश्चित तौर पर एक्शन लिया जाएगा, आप देखिए। लेकिन जिस प्रताड़ना से वो झेला गया, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी लड़ाई थी, पूरी राजस्थान की जनता ने देखा, भारत की जनता ने देखा किस तरह से इनके आपस में खींचतान चली, कुर्सी को बचाने के लिए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री में कैसे अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया, ओछी भाषा का प्रयोग किया गया, सारी राजनीतिक शुचिता को किनारे पे रख दिया। और अशोक गहलोत जी के ओएसडी का बयान देख लीजिए ना, ओएसडी ने तो साफ कहा है लोकेश शर्मा ने कि ये सारा प्रकरण और साजिशकर्ता जो है वो अशोक गहलोत जी है। उन्होंने सारी रिकॉर्डिंग कराई बिना संविधान के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए। एक बात बताइए शैलेंद्र जी, एक बात बताइए, सवाल बार बार उठता है कि भाई आप ओएसडी की बात कर रहे हैं, कोई ओएसडी नाबालिग तो था नहीं, ओएसडी तनख्वाह ले रहा था, बाकायदा सब कुछ जानता था। अगर वो कह दें कि मैं इसमें शामिल नहीं, मुझसे तो करवाया गया, भाई इस्तीफा दे सकता था, बोल सकता था मैं गलत नहीं करूंगा, वो तो षड्यंत्र का हिस्सा हुआ। फिर भाई आपने मलाई तो खा ली पूरी, और उसके बाद आपने कह दिया कि नहीं वहां पर तो गलत। ये तो दो अर्थी बात हो गई ना सर। बिल्कुल सही। ये हमने तो कहा नहीं है हेमंत जी, ये तो उन्हीं के कांग्रेस पार्टी अशोक गहलोत जी के जो एसडी रहे, जो 5 साल रहे, उन्होंने खुलासा किया है। भाई हमने ना तो किसी पे दबाव बनाया, वो तो बरकरार स्वयं खुलासा किया है कि किस तरह से। हेमंत जी हेमंत जी, विश्वसनीयता की बात ही क्या है साहब? ये तो हेमंत जी, अब तो अशोक गहलोत को चाहिए कि वो कह रहे थे 10-10 करोड़ रुपए लिए, उनके पैसे खराब है, वापस दिया हो, तो अब वापस आना चाहिए उनको, कोर्ट में जाना चाहिए अशोक गहलोत को, और साक्ष्य देने चाहिए कि जो उन्होंने आरोप लगाए धौलपुर में, जो आरोप लगाए बांसवाड़ा में कि मेरे पास प्रमाण है, इन्होंने 10-10 करोड़ रुपए लिए और वापिस करिए उनके पैसे,
तो वापस करवाएं उनके पैसे। बिल्कुल कि वापस बीजेपी वालों करवाएं। से लिए वरुण जी, या कोर्ट में अभी जाके साक्ष्य दें। शैलेंद्र जी कह रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को इस तरह से जबरन जेल में डाला गया, तो आपको नहीं लगता कि बीजेपी को कोर्ट में जाना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कोर्ट से गुजारिश करनी चाहिए जिन्होंने झूठा षड्यंत्र रचा, भाजपा के कार्यकर्ताओं को झूठा जेल में डाला? ये तो बहुत बड़ा षड्यंत्र है इस हिसाब से। सुमित जी, जैन साहब ने भी नहीं बताया, जोशी जी ने बताया, एफआईआर जिंदा है और उन लोगों ने प्रताड़ित हुए तो उनके पास कानूनी अपने ऑप्शंस हैं। पर भारतीय जनता पार्टी को 2 साल क्यों लगे अपने कार्यकर्ताओं को हाईकोर्ट तक? उसी भी ये क्लोजर रिपोर्ट तो एसीबी के हाथ में तुरंत आते ही कर देते अगर एविडेंस नहीं था। और सबको पता है, देखिए मैंने कहा ना, पॉलिटिकल करप्शन का कोई एविडेंस नहीं होता। पूरे देश में सरकारें गिरी तो क्या कांग्रेस के अंदरूनी झगड़े से गिरी? कांग्रेस की कमजोरी के कारण जरूर मान सकता हूँ भाई, टिकटों के ठेके दे दिए। तो आप ये पॉलिटिकल करप्शन की बात कर रहे हैं, तो ये कांग्रेस पार्टी के भीतर का कांग्रेस के अंदरूनी झगड़ों से गिरी है सारी सरकारें। नहीं, बाहर का भी है, बीजेपी का भी, सारी राजनीतिक मेरा ऑब्जेक्शन है, ये कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी झगड़ों से ही सरकारें गिरी है। आप देखिए उनके महत्वाकांक्षा, स्वार्थ सिद्धि, जो उन्होंने सत्ता का लालच रहा कांग्रेस पार्टी के नेताओं में, उनके कारण ये सरकारें गिरी है। और आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगाते रहे। अरे तो भारतीय जनता पार्टी ने क्यों से अगर सरकारें गिरी हैं तो 356, वरुण जी, धारा 356 का सबसे ज्यादा दुरुपयोग किसने किया? किसने चुनी सरकारों को बर्खास्त करने का काम किया? वो कांग्रेस पार्टी की इंदिरा गांधी, राजीव गांधी की सरकारें थी जिन्होंने 356 लगाकर आपने किस तरह से चुनी सरकारों को बर्खास्त करने का काम किया। अगर आपकी बात नहीं मानी, भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने एक भी किसी भी चुनी हुई सरकार को संविधान के प्रावधानों के तहत कोई कंटेंशन नहीं चलेगा, बर्खास्त नहीं किया। जो कांग्रेस पार्टी की सत्ता थी, किस तरह से इंदिरा गांधी जी ने अपनी सत्ता बचाने के लिए इमरजेंसी लगा दी, क्या आप भूल गए? अब अशोक गहलोत जी ने अपनी कुर्सी को बचाने के लिए किस तरह का षड्यंत्र किया, साजिश की, अपने नेताओं को फंसाया, भारतीय जनता पार्टी को। जमील साहब, इसका मतलब जो बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई की वजह से उनकी सरकारें गिरी। जमील साहब, एक छोटी सी टिप्पणी है 10 सेकंड की, उसके बाद एक जैन साहब के पास जी। सत्ता के लालची थे इन्होंने क्यों लिया? ठीक है जमील साहब, डिफरेंस ठीक है जमील साहब, कुर्सी बचाने के लिए जमील साहब जी, किस तरह से विकास नहीं होने दिया राजस्थान का, मैं कह रहा हूं कांग्रेस की लड़ाई थी तो आपने क्यों किया? बढ़ा दिए, नहीं, आपने क्यों लिया? भ्रष्टाचार किया, ये बताना चाहिए, आज माफी मांगनी चाहिए अशोक गहलोत को। आपने क्यों लिया? राजस्थान की इसका सत्ता जवाब से। नहीं दोगे? और आज आपने क्यों लिया? हो गया अरे भाई, आपने क्यों लिया? आप तुम लाख पानी बातों कर रहे हो, लेकिन वो चुपती आपने नहीं क्यों लिया है। आज मिलावटी सच्चाई दूध? सामने आ गई। आपने क्यों लिया लोकेश शर्मा करप्शन हुए, वाला उसने नहीं दूध? कहा। करप्टेड और दूध किस क्यों तरह से लिया? आपने देखा कि अरे सारा आप इसका जवाब नहीं अशोक दोगे। गहलोत जी ने अपनी आपने कुर्सी क्यों बचाने के लिया? लिए किया। जैन साहब एक छोटी सी टिप्पणी है कि अगर पीड़ितों को इस तरीके से झूठी साजिश के तहत अंदर रखा गया, उनके क्या अधिकार है? क्या उनको कोर्ट जाना चाहिए? उनके साथ अन्याय हुआ और अन्याय करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गुहार तो लगा ही सकते हैं, और सरकार को इस पर क्या एक्शन लेना चाहिए? क्योंकि जब गुर्जर साहब कह रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को इस तरह से प्रताड़ित किया कांग्रेस की सरकार, अगर कोई व्यक्ति ये समझता है, क्योंकि हिंदुस्तान का कानून ये कहता है कि अगर आप बरी हो गए हो या दोष मुक्त हो गए हो, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने कोई अपराध ही नहीं किया, बल्कि ये मतलब ये है कि आपके विरुद्ध अपराध संदेह से परे प्रमाणित नहीं हुआ है या आपके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य प्रोसिक्यूशन। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। आप सभी का कुल मिलाकर के एक जिन बोतल के अंदर चला गया और दूसरा बोतल से आ गया बाहर। अब इसे लेकर के राजनीति हावी है, अभी और इस पर आरोप प्रत्यारोप बढ़ते जाएंगे।